करें स्टार्ट जी, काफी टाइम बाद रिपीट। तो 2 चैप्टर्स पे टारगेट है, जैसे जी वंशज जी कहते हैं। एनबीएफसी एंड बैंकिंग कंपनी। तो एनबीएफसी में नहीं जरूरी है भाई वो तो एनबीएफसी में मेन टारगेट हमारा कुछ ज्यादा नहीं था, छोटा क्वेश्चन है। और मॉड्यूल या स्कैनर आपके पास है, मॉड्यूल मैं ऐसे दिखा दूंगा, नो चेंज। मॉड्यूल के अंदर स्कैनर के अंदर 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, मेरे वाले में नहीं थे। नवंबर 22 का और एक मई 23 का। तो अब देखते हैं कैसा आया कैसा नहीं आया, आपको एक और कॉन्फ्रेंस मिल जाएगा। पहले तो मई 22 तक के मेरे पास थे, मैं आपको दिखाया भी था लास्ट क्वेश्चन। कार वगैरह का थोड़ा तो याद भी नहीं होगा, आराम से सुनना कि चीज क्या थी क्या नहीं। आपको दोनों चैप्टर कोशिश करूंगा कि 40-50 मिनट्स में, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये ग्रुप 2 की वेटेज बड़ी अच्छी रहेगी। अब तो अपने न्यूमेरिकल पढ़ा नहीं आपने, वहां तो मैं काफी कराया, 6-7 चैप्टर मेरे करीब हो गए, और आप भी करेंगे इसके बाद बड़े आराम से। हाँ, बड़े स्लो तरीके से कंसेप्चुअली समझ के कि आपको। यार तुम लोग हंसते रहते हो, स्लो कोई गलत कहा आपने क्या? नहीं, वाकई स्लो कराऊंगा आपको, वाकई फील होएगा, बट अपने आप तेज हो जाएंगे आपको, आपके अकॉर्डिंग से। मैं नहीं तेज करूंगा इस बार, ये सही बात है। तो इसमें हमने पहले स्टार्ट किया था, कोई थ्योरी पॉइंट हमने नहीं करना, एक्सेप्ट एक चीज के ऊपर, एनबीएफसी की कंडीशंस क्या हैं, वो उसके अंदर में पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो मेरा पहला एक तो डिफरेंस आपके साथ जरूर पढ़ के जाना पेपर में, जो ग्रुप 2 में नाना करते हुए ये 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरी डाल देते हैं। लास्ट टाइम तो अलग ही कर दिया था, 2.5 ढाई नंबर का आउट ऑफ ऑर्डर बैंकिंग में से, उसी का न्यूमेरिकल बना दिया सैंक्शन लिमिट के ऊपर, ड्राइंग पावर के ऊपर, दिखाऊंगा अभी। फिर आया एनबीएफसी की कंडीशन पूछ लेते हैं, या ईडीआर कंसेप्ट आपने लॉ में सुना होगा, इक्विटी डिफरेंशियल राइट्स, ऐसा कुछ। हाँ, वो भी हमने थोड़ा सा किया था, अभी स्कैनर आ गए हैं तो मैं जल्दी करा पाऊंगा अच्छे से। तो पहले तो डिफरेंस क्या था दोनों में, एक मोटा माटा कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, मैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मैं बैंक में जाऊं पैसे जमा कराता हूं, तो एनबीएफसी पैसे जमा नहीं करता, बैंक पैसे जमा करता है। एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, जैसे आपके कहने अनुसार किसी को पेमेंट कर दे, आरटीजीएस कर दे, नेफ्ट कर दे, आईएमपीएस कर दे, वो नहीं करता, और उसका मेन काम सिर्फ फंडिंग है, और बैंक ये काम करता है। एनबीएफसी की अपनी कोई चेकबुक नहीं है, सर मैं जाऊं चेक दूं और पैसे निकलवा लूं, नहीं, उसकी कोई चेकबुक नहीं होती। फिर वही बात आ गई, लोन गारंटिंग का एक टाइम है, तो उसकी कोई अपनी एक, जैसे मैंने कहा था एचडीएफसी रेड कलर का देखा वो बोर्ड आपने, उसकी अपनी वो भी एनबीएफसी है। मुझे पीछे से आपको नहीं बताया, चंडीगढ़ बैच को बताया, तो मैं कल परसों जब लोन की रीफंड करने गया पीछे, तुमने रेट पूछ लिया, कहते जी 9.25 चल रहा है। मैं कहा बहुत ज्यादा चल रहा है तो हम लोग, मैं रेडियो एफएम पे सुनते रहते हैं गाड़ी चलाते हुए, वो तो बड़ा ऐड कर रहे होते हैं कि 8 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, ये साला 9.25 कैसे हो गया? और है तो ये बैंक ना, आप मानोगे हम जैसे का ये हाल है, उस दिन जाके पता चला वो बैंक ही नहीं है, वो एनबीएफसी है। मैं कहा हम तो यही सोच रहे हैं कि एचडीएफसी, वही तो कमी है कि पढ़े लिखे होके भी देखो कितनी चीज है कि ये लोन कर रहे हैं। मैं कहा 9.25 तो बहुत ज्यादा ले रहे हो आप लोग। मार्केट गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, सब्सिडी हम भी दे रहे हैं ड्यू टू गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान जो भी सब्सिडी बनती है हम भी दे रहे हैं, बट रेट ले रहे हैं जी 9.25, तभी तो ज्यादा है। एसबीआई वाले ठोके 8% तो लास्ट ही है करके 7.95 तक। मैं मेरा 1.5-2% ज्यादा। बाद में पता चला, उस दिन बैठ के, इतने साल हो गए 2 लोन देते हुए, पता भी नहीं था ये एनबीएफसी है। तो उनकी तभी अपनी कोई चेकबुक नहीं है, हमने भी नहीं सोचा कि भाई अपना अकाउंट ओपन कराओगे, आपका अकाउंट ही नहीं है, आपका यहाँ पे सिर्फ लोन अकाउंट है। मैं हाँ फाइल नंबर मैं बोलता हूँ जाके, मेरी फाइल नंबर आप निकाल लेते हो और बैलेंस बैलेंस चेक कर लेते हो, ये कभी सोचा ही नहीं हमने इस चीज के बारे में। तो प्रैक्टिकली उस दिन जाके पता चला एनबीएफसी ये है आपके सामने। हम क्या सोचते हैं सर कैसे ऑडिट करने को मिलेगा, क्योंकि मेरा एक मिशन आता है पढ़ाने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। तो उस दिन सर आए थे, जाके गेस्ट ऑफ ऑनर जो बुलाए थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, थ्योरी पढ़ना एक चीज है और प्रैक्टिकल कुछ एक और चीज है। जैसे बाय बैक की एग्जांपल लूं, पढ़कर आगे 2 पेज ही है थ्योरी में, हमने ही पढ़ लिया। जब धीरज सर पहली बार प्रैक्टिकल गए यहाँ पे एसएल गोयल अनन्या की मदर के पास काम सीखने, वो कहते धीरज बाय बैक कराना है, कहता हमने कब देखा है? हम तो नाम सुने हैं कि बाय बैक होता है, शेयर बाय बैक कर लेते हैं, सीआरआर बन जाता है, पेमेंट देनी होती है, जो एक बेसिक प्रेफरेंशियल वाली बात है, बट कभी कराया ही नहीं, प्रैक्टिकल देखा ही नहीं। पर वो जो पढ़ा हुआ है वो काम तो आएगा ना, कि तुझे इतना पता है शेयर कम होते हैं, प्रीमियम इश्यू होता है, सीआरआर यूज होगा। तो जो भी वो कंसेप्ट है सेम यहाँ पे, एनबीएफसी की कोई चेकबुक नहीं है और बैंक की अपनी चेकबुक है। लास्ट, फिर मैंने एक आपको कवर बताया था, उसका क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में, ईसीजीसी बस सुना आपने, डीआईसीजीसी कवर,
और जब एनबीएफसी बैंक का काम ही नहीं करता, डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता, चेकबुक इश्यू नहीं करता, पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, जिसको कोई कवर भी नहीं है। कवर होगा भी क्यों? कौन सा पैसे मरने का खतरा है? या बैंक में पैसे पड़े हैं, चोरी हो जाए, फ्रॉड हो जाए, फलाना हो जाए, कुछ भी नहीं है। लोगों को लोन दिए, सिक्योर्ड एसेट हमारे पास पड़े हैं। पर बैंक के पास एक कवर होता है, मैंने आपको कहा था, ईसीजीसी एंड डीआईजीसी कवर, उसकी अलग बात करेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, क्लासिफिकेशन की बात नहीं करती, दो तरह की कंपनी थी, सिस्टमैटिकली डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, ऐसे नाम बोलूंगा बस, एक नॉन सिस्टमैटिक। सर अगर हमें समझना हो तो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक, आपके लिए फर्क कोई नहीं था, क्वेश्चन पेपर में बता के जाएगा। हाँ इतना फर्क था नॉलेज के लिए, जिसकी टोटल एसेट्स 500 करोड़ से ज्यादा है, टोटल एसेट्स, वो सिस्टमैटिक है। जिसकी 500 करोड़ से कम है वो नॉन सिस्टमैटिक है। सर काम कुछ कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ एक काम था वो प्रोविजन, अभी बताऊंगा। इसके बाद मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है आपके साथ लेते हुए, एक क्वेश्चन था ऑन्ड फंड, आपके सामने आ गया। क्या नाम था? ऑन्ड। ऑन से ही नया कंसेप्ट लाऊंगा, आराम से चलना, आपको बैठे बैठे सब याद आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। क्वेश्चन आपके हाउ रखे हैं, आपको आते हैं। अगला था नेट ऑन फंड। मैं क्या सर कॉमन सेंस की बात है, अभी आप कुछ नेशनल इनकम वगैरह पढ़ रहे थे, उसमें भी ग्रॉस और नेट आता है कुछ, तो पहले ऑन आएगा तभी नेट आएगा। तो ऑन निकालने का मेरा जो तरीका रहता है, लिखा है इन्होंने पैराग्राफ में हुआ, मैंने हमेशा आपको कहा है उसको याद किया करो नंबरों में, कि ऐड करने वाली आइटमें कितनी है जी? 5। अब ध्यान सुनना फिर दिखाऊंगा। माइनस करने वाली आइटमें 3, उससे आ जाएगा ऑन फंड। तो आप कभी पेपर में नहीं बोलेंगे, आप उल्टा पेपर में ढूंढेंगे, ये 5 वर्ड आने चाहिए, 4 आए, 5वां का है, नहीं है तो नहीं है। जब मैडम बात कर रहे थे लिमिट के बारे में, तो सेम 3 माइनस करने, 3 ये हैं, 2 माइनस हो गए, तीसरा का है नहीं तो है नहीं, सिंपल। नेट करने का तरीका क्या था? माइनस हमने किया था 10% इन्वेस्टमेंट का, अगर याद हो, कि एनबीएफसी कंपनी को ऑन फंड का जो भी XYZ ऑन फंड होगा, मान लो 100 करोड़, 100 करोड़ का 10% अलाउड है इन्वेस्टमेंट करना अपनी ही कंपनी, अपनी ही सब्सिडरी, अपनी ही किसी एनबीएफसी में। अगर मैंने हाँ शेयर डिवेंचर बॉन्ड किसमें भी, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने मान लो इन्वेस्ट कर रखा है 40 करोड़, करना था 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़, तो कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा, बट एक्स्ट्रा जितना इन्वेस्ट किया हुआ है 30 करोड़, यू हैव टू माइनस फ्रॉम द ऑन फंड, देन उससे नेट ऑन फंड आ जाएगा। अब ऑन फंड में 5 चीजें क्या है? नंबर 1 पेड अप इक्विटी बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा। शेयर कैपिटल में 2 आ जाते हैं, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, बात थोड़ी सोचने वाली है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, वो वाले जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल होंगे, इक्विटी, इक्विटी बन गए ना, जिसका अल्टीमेट मोटिव पता है। यहां जाके मुझे एग्जांपल आ जाती है जीएसटी की, आपकी सप्लाई, हायर परचेज, हायर परचेज, आपने आज कार ले ली, हायर परचेज में मालिक कब बनेंगे? जब आखिरी किस्त देंगे। तो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग लड़ाई की, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? गुड्स है। क्यों? जब डे 1 से पता है कल को कार ही मिलनी है, तो गुड्स हुई ना, सर्विस कहां से हुई? तो ये एक पॉइंट है जहां पे डाउट आते थे, लिख देखो लिंक करने की बात है, आपको कहां चीज लिंक आती है? जब अल्टीमेट पता है कि तूने इक्विटी बन जाना है, तो इसको इक्विटी में काउंट करो ना। तो इश्यू इस पर्पज से किए थे, चल आज प्रेफरेंस कुछ ले ले मजे, उसके बाद इक्विटी में ले आएंगे। नेक्स्ट वर्ड था एसपीआर, कोई बिना कंडीशन के नहीं, कोई कंडीशन नहीं, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट था फ्री रिजर्व, तो डाउट आया था व्हाट इज फ्री रिजर्व, मैं कहा था फ्री रिजर्व, एवरी रिजर्व इज फ्री व्हिच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आपके लिए मेनली दो या 3, एसपीएल जिसको आप पीएनएल भी कहते हो, जिसको आप सरप्लस भी कहते हो, नाम है देखो, जर्नल रिजर्व जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हो, प्लस 2 बिजनेस में बोलते थे, ये एक वर्ड बोलते थे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, कभी नाम सुना हो बिजनेस स्टडीज में, हाँ वहां आता था प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या फंड, नाम इतना प्यारा है डिविडेंड के लिए तो बना, डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, तो फ्री हो गया, तो वो फ्री रिजर्व। और एक लास्ट वर्ड था कैपिटल रिजर्व का वो पार्ट जो कैश है, और कैश कौन सा होगा? जो सेल ऑफ फिक्स एसेट से आएगा, उल्टा बोलो रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना, नहीं लेना अभी के लिए। 5 आइटम हुई दोबारा, पेड अप इक्विटी, कन्वर्टिबल, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल तो ऑप्शनल हो गई, करना है नहीं करना, कंपल्सरी इक्विटी में ही जाएंगे, एसपीआर, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का कैश पार्ट ओनली, अभी क्वेश्चन करा देंगे आपको। माइनस 3 चीजें, इनटेंजिबल एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिंक करवाऊंगा इसके बाद, और लास्ट अकोमुलेटेड लॉसेस। इससे आ जाएगा आपका ऑन फंड,
-10% बोल दिया अलाउड है अपनी ही इन्वेस्टमेंट में, एक्स्ट्रा जो होगा माइनस कर देना, नेट ऑन फंड आ जाएगा। इतना ही हमारे सिलेबस में है। और इसी से लिंक करवाऊं अगला कंसेप्ट, अभी तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, दैट इज कॉल्ड कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फॉर्मूला सुनने ना, फिर आगे बात करेंगे अपन। उसका क्वेश्चन है इन बैंकिंग कंपनी का, 10 नंबर का आया हुआ है, आज भी आ सकता है। टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइड बाय RWA, सुनो, रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कुछ लोग ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं बोलते, इकट्ठे ही बोल देते, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मोस्टली रिस्क रेट 100 ही होता है, या 150 भी अकॉर्डिंग टू रियल एस्टेट। करूंगा बात थोड़ा थोड़ा याद आपको, इनटू 100। बैंकिंग में यही कार मिनिमम चाहिए 9%, यहां चाहिए 15%, पर सॉल्व नहीं करना। पर यहां टायर 1 का मतलब क्या था, इंडायरेक्टली बोल दूं, इक्वल टू नेट ऑन फंड। तो बन गई बात सर, वही तो पढ़ रहे हैं, नेट ऑन फंड इक्वल टायर 1। फिर डाउट था टायर 2 कभी भी टायर 1 से ज्यादा नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी बातें। सर टायर 2 में क्या था, वैसे बड़े अजीब से नाम थे, सबऑर्डिनेट डेट, सुनिए, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ, या प्रेफरेंस शेयर वो जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं हुए, तुमको तो लेना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन में ऐसे क्या करता है, ये चीजें उठा लेता है, बच्चे ने सुनी नहीं होती, एक वर्ड ले आया और बच्चे को कंफ्यूज हो गया। जैसे मुझे याद है जनवरी 21 का क्वेश्चन आया था, नवंबर 20 के बाद, कोरोना अटेम्प्ट के बाद, जो ऑप्ट आउट स्कीम दी थी, लोगों को लगा तो स्कीम फ्री में है, कर देंगे। हाँ, वो वही उड़ाए, साले कोरोना तुझे क्या, पूरे परिवार को करिए तेरी। ये होता कैसे, स्कीम लगा रहा है, लोगों ने स्कीम लगाई थी वहां पे। इनके कई बैच में थे, मेरे पुराने स्टूडेंट थे। एक लड़की ने ग्रुप 1 दिया नवंबर 20 में, ग्रुप 2 दिया जनवरी 21 में, बीच में लगा दिया मुझे तो कोरोना हो गया। अब ऐसे अब झूठ तो बोल नहीं सकता, कह तो सकता नहीं कि लेटर ही तो था, एक फॉर्म का फाइल देना था। दृष्टि गुप्ता नाम है, मेरी स्टूडेंट है, बहुत थ्रू पास भी वो, रिजल्ट तो कठिन आना था। नवंबर में ग्रुप 1 पास कर गई, टाइम मिल गया, और जनवरी में ग्रुप 2 पास कर गई, तो ठीक है, अगले का टाइम। तो लोग ऐसे भी थे। तो तब ऑप्ट आउट स्कीम में उन्होंने पेपर टफ करे थोड़े से, मतलब नए नए वर्ड्स जो लोग लगते हैं ना, वो घिसे पीटे पुराने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं थोड़े वर्ड तभी बता के चलता हूँ कि सुन लो, सुनने में क्या जाता है, वहां कोई मिल जाए तो वर्ड आपको पता होगा, हाँ भाई ये टायर 2 का पार्ट है। और हम कही जाए, आज तक तो कभी कार का क्वेश्चन आया ही नहीं एनबीएफसी में, आज आगे आप कर दो, पढ़ के तो जा रहे हैं, पर टायर 1 ये होता है, टायर 2 ये होता है। रिस्क डब्ल्यू एसेट का फायदा ये है, रेट सेम है, तो एक फायदा आपका हो गया। और एक था रीवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस 45%, या डिस्काउंट बोलो 55%, जैसे आपको समझ आता है। डन। इसके बाद ये क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया था एक छोटा सा क्वेश्चन, अपने उसमें भी है अपना डिट्टो, 240 का आंसर है 160, अपना उसमें आएगा, स्कैनर में भी है, वहां से करेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाला क्या था इसके अंदर, अगर मैं चलता जाऊं थोड़ा फास्ट, इसके अंदर में थे एक छोटा सा कंसेप्ट, इनकम रिकॉग्नाइजेशन। कल परसों पीछे आप कुछ दिन पहले ऑडिट में शायद बैंकिंग ऑडिट पढ़ रहे थे, तो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग की बातें थी। परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम बुक होती है रिसीवेबल, एक्रूड बेस पे, अर्नड और रिसीव्ड, अर्नड बेसिस पे। नॉन परफॉर्मिंग की इनकम बुक होती है कैश बेसिस पे। एक ही क्वेश्चन था, बुक में कभी आया तो है नहीं पेपर में, वो क्या कि एक्स कंपनी है, उसने किसी से पैसे लेने हैं, बंदा हो गया एनपीए, लगता नहीं उसके, उसमें कहानी क्या बनाई थी, उसने जिन लोगों से पैसा लेना है वो इंस्टॉलमेंट हो गई, डेटर्स। अब डेटर पैसा नहीं दे पाएंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप हमारे पैसे नहीं दे पाएंगे, तो आपका अकाउंट हो गया एनपीए। मैंने बट आपकी इनकम बुक कर दी किस बेस पे, एक्रूड। तो कुछ नहीं करना, मुझे अपना इनकम स्टेप चेंज करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, और अपनी इनकम को कैश बेसिस पे ही बुक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की, कोई बात नहीं थी यहाँ पे। नेक्स्ट था इसके पास जाके क्लासिफिकेशन, डिट्टो सेम क्लासिफिकेशन किसमें थी, बैंकिंग में। क्या क्लासिफिकेशन, 4, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड द लॉस विदाउट। क्लियर हो गया। इसके बाद याद कीजिए मेरे साथ आप रेट्स, ये रहे आपके पास, ये कंडीशन आ गई। 6 कंडीशंस हैं एनबीएफसी में एनपीए बनने के लिए, देख लो, कोई समझ नहीं हो तो पूछो। ये आपके स्कैनर में भी दी हुई है। डन। इसके बाद ये रहा आपका प्रोविजन का चार्ट, एक बार देख लीजिए। लॉस एसेट के ऊपर कितने परसेंट, 100%। डाउटफुल में हम बात करते थे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, खुद बोल के जाएगा, मैं नहीं कहूंगा। अगर नथिंग मेंशन है तो सिक्योर्ड है, नथिंग मेंशन है सिक्योर्ड है। 1 साल तक 20 है, ये बड़ा चक्कर है, वहां कुछ और है, वहां पे 25 है। ये बैंकिंग में बड़ा डाउट है, चैप्टर आसान है, बट मेन काम क्या है, इसको बार बार समराइज करना पड़ेगा। 1 साल तक एनबीएफसी में 20 है, डाउटफुल। 1 से 3 साल 30 है, और मोर देन 3 50 है, वहां मोर देन 300 है। ये अभी दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक हो गया। सब स्टैंडर्ड अच्छी बात है, एक ही है, वहां तो सब स्टैंडर्ड के भी 3 पार्ट है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, यहाँ तो एक ही है 10%। स्टैंडर्ड का यहाँ 2 है,
0.40 0.25 याद करने का तरीका, अगर आप सिस्टमेटिक हो, बड़े हो, 500 करोड़ से ज्यादा वाले हो तो आप पे रिस्क ज्यादा है, तो सरकार ने 0.40 आपको दिया। अगर आप नॉन सिस्टमेटिक हो, चाहे छोटा सा फर्क है, 0.25, किसी क्वेश्चन में आपके स्कैनर में 0.35 भी किया हुआ है, गलत है, ये रेट तब 35 हो गया होगा। आज रेट 0.25 या 0.40 है। डन। इसके बाद चलते जाएं आगे, एक रेट और थे बस छोटे से, खत्म चैप्टर। कौन से? लीज या हायर एसेट्स के ऊपर एक अलग से एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। जिनको मोर देन 12 महीने हो गए निल, 12 से 24 10, 24 से 36 40, 36 से 48 70, 48 से ऊपर 100। मुझे लगता है इसके बाद हमारा सारा कंसेप्ट, मेरी तरफ से कुछ नहीं पेंडिंग। एक ये वैरायटी थी, लोन को डिवाइड करना था, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। लॉस तो खुद ही बोल रहा था नॉन रिकवरेबल है। स्टैंडर्ड 6 महीने तक जो आ गया स्टैंडर्ड है। कुछ अकाउंट में हो जाता है 30 अकाउंट में 10 अकाउंट ये, फलाने अकाउंट ये, इतने पैसे आ गए, इतने रह गए। इसमें एक आती है बैलेंसिंग फिगर, उसको हम क्या ट्रीट करना है? स्टैंडर्ड। लिखा नहीं होगा, आपने मानना, लिखा नहीं होगा, कुछ लिख जाए, नया पॉइंट कर जाए, फिर कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। मतलब ये चीजें क्या है, ये पेपर में एक नया टच दे सकते हैं क्वेश्चन को। आप बिना देखे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैराग्राफ, हाँ तो वही है जहां डिफरेंस आएगा, और स्टैंडर्ड मानेंगे। उसने लास्ट में लिखा हुआ था डिफरेंस जो भी आएगा उसको ट्रीट करना है, मतलब लॉस एसेट। आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आप पहली पैराग्राफ देख खुश हो जाते हैं, तो वहां पे उसको लॉस एसेट मान के आइएगा। हमारा क्या जाता है लिखने में, या डाउटफुल मानेगा अप टू 1 ईयर वाला, हम लिखेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो ये एक अलग वैरायटी थी, पेपर में आ रखा है तो हमें करके जाना, कुछ नहीं करना, डिवाइडेशन करना। इसके बाद तो क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर आप देख पा रहे हैं सारे, आई थिंक सो। अब ओरली आपने मुझसे सामने किए थे, फटाफट कैलकुलेटर भी कर दिए थे, पर स्कैनर दिखाऊंगा, सारे रिपीट है, सारे रिपीट है। इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर कहता करो, कंटिन्यू करो, क्या मानते हो? अगर मान लो सिस्टमेटिक है या नॉन, कौन सा से पता चल जाएगा? 0.40, तो मतलब कौन सा है? सिस्टमेटिक। ये भी ज्यादा क्या होगा? तो मुझे गलती क्या होगी, आपसे कहा था 10 40 70 100% करना है, वो किसका करना है? इंटरेस्ट का या एनबीवी का? मैं तो पूछ रहा हूं किसका करना है? नेट बुक वैल्यू का करना है, इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है। वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा फिगर चेंज कर सकता है, इधर उधर कर सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने उसने हद ही कर दी थी, लास्ट क्वेश्चन है आपके स्कैनर का, मेरे अकॉर्डिंगली आरटीपी का, ईयर ऊपर नीचे कर दिए, वरना बच्चा कहता है हाँ ठीक है 12 24 36 30 0 10 40 70 100 बाहर, और कहता चल बाहर। लास्ट वाला था 12, लास्ट वाला था 20, तो हम देखते नहीं, और क्रैमिंग सेट बैठ जाती है। तो ये देखना चाहिए 12 24 30 45 60 लाइन में एक सेट आता है, तो लाइन में नहीं करना, इसको पढ़ लेना कौन सी ईयर कब चेंज कर रहा है, तो वहां चेंज हो जाएगा। डन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था अकाउंटिंग ईयर से कोई मतलब नहीं, डिस्क्लोजर से कोई मतलब नहीं, आई थिंक सो यही आ गया। नहीं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं हमारे पास, ये रखा जो मैं बोल रहा था आपसे। इतनी सी इसकी समरी है, जस्ट मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना हर चीज पे बैठ के, फटाफट स्कैनर से हमने खत्म करना। ठीक, और एक काम करते हैं, स्कैनर आप लोग ओपन कर लीजिए, मेरे पास तो ये रहा। आप मुझे पहला क्वेश्चन बताओ कौन सा है आपके स्कैनर पे, थोड़े आगे पीछे मिलेंगे यार। नवंबर 23 के लिए है आपका स्कैनर, नवंबर 23 है। एक्सप्लेन द, ये वाला थ्योरी, ओके। इनकम रिकॉग्नाइजेशन बताना है इन केस ऑफ क्या बच्चे? एनबीएफसी। तो मैंने पहले भी होमवर्क लिखा था, आज भी होमवर्क है, वही कंडीशंस बतानी है कब कब इनकम बुक करोगे। डन है, जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या यही है 2020 नवंबर का, देखो मैं फिर बोल दूं 2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मुझे बता देना। ये पीजीएल फाइनेंस वाला है, देखो है आपके पास, सेम डिवाइडेशन करनी है, कौन सा लोन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस, याद आ गया होगा। लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत है 3 4 बार आया हुआ है, रिपीट है। जहां आसान होगा मैं साथ के साथ करा दूंगा। क्या ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, इन्होंने इसी को किया हुआ है, क्या ये भी है आपके पास? ये नहीं होगा शायद, इसके अंदर ही नवंबर 22 का, क्या वही टाइप है पैराग्राफ वाली, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड? तो मतलब खुद देख लो, मैं जो कह रहा था ना 2 क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कौन से हैं पता नहीं। नवंबर 22 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस, मतलब रिपीट। तो मैं वैरायटी की बात करूं तो 4 वैरायटी निकली। नंबर 1 नेट ऑन फंड, नंबर 2 प्रोविजन, नंबर 3 स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड बांटना, नंबर 4 एडिशनल प्रोविजन। 0 10 40 कार नहीं आता, कार तो थ्योरी आया हुआ एक बार आया हुआ, 0 10 40 70 100। अब ये बताओ क्या आपके पास थ्योरी है? ये है कैपिटल एडिक्वेसी बैंकिंग के लिए मैंने बताया था, याद कर लेना, इतना सही है।
पढ़ लो। मिनिमम कितना चाहिए? 15। टायर 2 टायर 1 का टोटल होगा, और टायर 2 कभी टायर 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर होगा तो 100% हो जाएगा टायर 1 के। अगर टायर 1 10 करोड़ है, टायर 2 12 करोड़ है, 12 नहीं 10 ही हो जाएगा। 10 10 20। प्रोविजन आपको बताई थी, कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं दोनों को मोड़ के। डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। और ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए अगर है आपकी बुक। है या नहीं? अब इन्होंने फिर डिलीट कर दिया। ये सब ये फाइनल के क्वेश्चंस हैं, इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डन हो गया? चलिए आगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे पास तो डिलीट हो गया। अब अगला मुझे बताना कौन सा है। क्या यही 13 में ही है? चलो वैसे ये सिंपल है, सेम है, फिगर भी सेम है, जो आईसी मॉड्यूल में है डिटो सेम है। आप कह रहे हो 14 मई ये वाला, तो फटाफट रेट देख के मुझे बता ही दो यार। अप टू 12 महीने 0, 24 10 30, 24 से 36 में 40, 45 36 से 48 70। तो ये किसका करेंगे? फिर वही बात, बुक वैल्यू का। थोड़ा विजिबल नहीं है, आप अपने स्कैनर के अकॉर्डिंग फटाफट देखिए, और दोबारा नहीं इसको उठाएंगे हम लोग, खत्म करेंगे। तो क्या आंसर क्लियर है सबका? क्या डाउट आ गया? बोलिए बच्चे। नहीं आधे कुछ देख रहे हैं, कुछ डाउट आ रहा है। रोशनी क्या डाउट है? क्वेश्चन मिला नहीं? नहीं वो तो मैंने कैंसिल कर दिया, संवेदन वाला है वो कैंसिल कर दिया। ये बताओ हो गया? मई 14 का सभी का डन है। चलो इसके बाद क्या ये आपके पास है 2016 नवंबर मिल गया? ये क्या हो गया आज? ये पुराना है ना भाई, इन्होंने कुछ कर दिया हेर फेर सा इस बार। 15 मई का क्या है? आप उसको छोड़िए, आप ये है आपके पास, तो आगे होएगा एक दो क्वेश्चन छोड़। भाई ये वाला फाइनल क्या है? अभिराम वाला, ये नहीं जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा भाई है वो, ओके। तो संवेदन एंड अभिराम दो नाम है, ये दोनों फाइनल्स में, दोनों फाइनल्स के हैं। कर दी कटिंग? अब एक काम करो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 16 नवंबर का है। इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे दीजिए, कैलकुलेटर भी हो जाएगा जल्दी। नेट ऑन फंड निकाल के दीजिए अपने आप। 16 नवंबर बच्चे, टोटल है 1400। जल्दी सेम मॉड्यूल में है, वही करवा रहा हूं मैं आपको। लिख दो इसके ऊपर जिनका स्कैनर है, इसको लिख लिया करो, ये मॉड्यूल में भी है। इससे डबल फायदा होता है, मॉड्यूल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से कटिंग चैप्टर का चैप्टर मॉड्यूल से छोड़ा जाएगा, वरना डबल डबल पढ़ी जाएंगे आप लोग। बोलो क्या आंसर आ गया जी? कैसे? 500 प्लस 100, जल्दी देखो सभी, अब तो आता चाहिए यार। 500 प्लस 100 600, 600 माइनस 200 400, 400 का 10% 40 अलाउड है। आपने इन्वेस्ट कर रखा है 200, 400 का 10% 40 अलाउड है। 200 इन्वेस्ट कर रखा है, 160 ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, वो 400 में से 160 क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 240। डाउट? सही है, देख लो। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, फटाफट इसका मुझे प्रोविजन कैलकुलेट करके दी जल्दी। 2018 नवंबर का है कि नहीं आपके पास? होएगा जी होएगा, ये नहीं अटेम्प्ट का तो 2018 नवंबर का। तब ये 10 नंबर का आया था, वैसे हराने की बात है। 2 बार सॉल्व करना है, एक बार सिस्टमेटिकली, एक बार नॉन सिस्टमेटिक। और पहली बार कौन सा है? नॉन सिस्टमेटिक, अगेन सिस्टमेटिक। और यहीं पे रेट गलत था जो मैं आपको कह रहा था, यहीं पे रेट गलत था। 0.35 नहीं आएगा। अब ठीक होएगा ना फिर? अब तो नहीं आ गए ना बच्चे, अब इन्होंने ठीक कर दिया होगा। 18,400 का कितने परसेंट? पहले कौन सा कर रहे हो? नॉन सिस्टमेटिक, नॉन ना। 18,400 का 0.25, और गलती मत करना 0.25% है। 412 ठीक है जी। दूसरे का तो चेक करा दो, पहले का 412 ठीक है। जो घर बैठे हैं, सेजल गुण समृति मधावी, डाउट? ओके जी, डन बच्चे डन। 412 आ रहा है जी पहले का,
दूसरे का 400 430, इसको साइलेंट कर ले भाई जल्दी थोड़ा भाई, रेडी 439.6, ठीक है 439.6 कह रहे हैं। डाउट? इसके बाद 2019 मई का भी है, जल्दी प्लीज 2019 मई का देखो है, तो मैं क्वेश्चन ही आपके सामने रख देता हूं। बिल्कुल देखो, एलसीडी टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, मोबाइल फोन, और मंथ्स आपको दिए हुए हैं, और इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं, बुक वैल्यू का ही आप करेंगे, जो भी परसेंट आपने करना है। बोलिए 1220, 1220 चेक करो सर, चेक करो सभी, जल्दी करो यार। 1220, 10 पहले 0 हो गया, फिर 10, 40, 70 और 100, लास्ट में कनन, टीना, नीलम, हिमा हो गया जी, डन। लो जी, आप सबके लिए अगला क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कीजिए फटाफट। 2020 नवंबर का बचे, नेट ऑन फंड, वैसे इसने हाँ नेट ऑन फंड मांगा है, कंपनी का नाम आपको दिया हुआ है, बताइए जी किसका। अभी अभी कर लीजिए एक बार, बाकियों को भी करने दीजिए। गुड, 600, रोशनी आया, आना चाहिए भाई, बराबर चलिए वरना लगेगा मैं तेज कराता हूँ। आ रहा है भाई, पता नहीं कौन कहता है। नहीं वैसे कहते हैं कि सर तेज कराते हैं। हाँ जी कर लिया, लास्ट में हेमा का होया नहीं लगता है। हाँ जी फिर बोलो। हाँ 250 और 1250, 1500, सुनो बात को, एक मिनट जी, एक मिनट 1500 माइनस 500, वैसे 3 आइटम्स हैं, 2 को और वेट करो, इंटेंजिबल एंड लॉस कभी आ जाए, तो 1500 माइनस 500 करा तो 1000, 1000 का 10% अलाउड है 100, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 500, पेपर में एक हो सकता है प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज कर सकते हैं, तो बच्चों की हैबिट बन जाती है ना, एक व्यू बन जाता है फटाफट, तो प्रेजेंटेशन चेंज करता है, पी&एल का डेबिट बैलेंस बोल सकता है, तो बस ध्यान वहां रखना, अपना कंसेप्ट अपने साथ में, ये 5 चीज जोड़नी है। एसपीआर वगैरह आपको दिखाया था ना, कई चीजें आई थी, आएंगी, तो 500 में से 100 तक अलाउड था, 400 आपने ज्यादा किया हुआ है, 400 माइनस करेंगे 1000 से, तो 600 इज योर नेट ऑन फंड। ये रिपीट आया 2021 जनवरी में, देख लो शायद समझ आ गया होगा, यूनिवर्सल फाइनेंसर्स का है, डिवाइड करना है स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, एक कर लीजिएगा, मॉड्यूल में भी 2 है, एक इलस्ट्रेशन एक प्रैक्टिस, अभी तक भी 2-3 आ चुके, पेपर में भी आ चुका, तो एक करना है, और फिर बता दूं बैलेंसिंग फिगर अकाउंट्स लिखो ना लिखो, अमाउंट आएगी स्टैंडर्ड, कुछ डिफरेंस आए तो बताऊंगा। ये जुलाई 21 में फिर रिपीट, 5 मार्कर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो उतना टाइम भी नहीं, 5 मार्कर, तो अगेन बिल्कुल सेम, और अमाउंट ऑफ प्रोविजन आपसे पूछा है, ईयर भी पंगे नहीं लिए हुए, तो इंटरेस्ट कॉलम का कुछ नहीं, कॉलम इधर उधर हो सकता है, तो 0, 10, 40, 70, 100, तो आप आंसर बता सकते हैं 14,000। गुड, मुझे ये आंसर करके दीजिए अगर आपके पास स्कैनर है ही है, ये रहा आपके सामने, ये जी 21 दिसंबर, 21 दिसंबर का ऑन फंड एंड मैंने क्या मांगा है, नेट ऑन, ये इसलिए कह रहा हूं, ये नंबर अलग से देते हैं क्लासिफिकेशन को, ऑन फंड दिखाना पहले, फिर कर देना नेट ऑन फंड, आपके सामने है क्वेश्चन, अगर विजिबल नहीं है तो आप इधर हो जाते हैं। हाँ जी बच्चे, हाँ इसमें भी है, दिखाऊंगा आपको, ये ले, इसमें आपने कभी अप्लाई नहीं किया मैंने, ये ले भाई, ये ले पढ़, हाँ सेम ही है दोनों जगह, ये रहा, बट है कि यहाँ अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। लो जी बताओ इसका आंसर, और सोच समझ के प्लीज जल्दबाजी मत करना, सभी कर लिया करो यार, सभी। इन ऑन फंड बता रहा है तो ये आई थिंक सो 40
20 जो भी बता रहे हैं ये ऑन फंड है मेरे हिसाब से। नेट ऑन फंड क्या आ रहा है बताओ भाई, क्या सभी यही कह रहे हैं? इसमें माइनस करने को डेफर तो था ही था, ऐड करने को काफी आइटम थी। ऐड करने को मतलब सारी आ गई। दिसंबर 21 में शेयर भी आ गया, कंपलसरी भी, फ्रीयर भी, एसपीआर भी और कैपिटल भी। माइनस करने के बाद बच्चे का डाउट आया, सर अभी आपने जो पढ़ाया, शायद मनिक ने पूछा, रीवैल्यूएशन का 55% डिस्काउंट करते हैं और टायर 2 में करते हैं और हमें सिर्फ नेट ऑन चाहिए और नेट ऑन टायर 1 है, तो मुझे उससे कोई लिंक नहीं। यही डर है कि कंफ्यूजिंग ना हो जाए, अदरवाइज आपके सामने है। और डेफर्ड माइनस कर दिया होगा, उसे 4020 आ गया होगा और ये रहा आपका आंसर 3306। यही है डन। इसके बाद आपके इसके अंदर में एक और क्वेश्चन होगा, है कौन सा है? मतलब टायर 1 वाली है, करिए फिर, खत्म करो। क्या होगा इब्राहिम बोल, 1 मिनट बोलने दे भाई, तो शांत रहा करो, डाउट पूछा करो, आपके काम आएगा। बोल मनिक। हाँ। करना ही नहीं, वो टायर 2 का पार्ट है। 2 मिनट बोलने तो दे यार उसको, तो डाउट करने दे। हाँ, नेट ऑन फंड क्या होता है बच्चे? टायर 1 क्या हो गया? हाँ देख, हाँ देख, हाँ देख, पढ़ के लिखा हुआ है, टायर 1 कैपिटल मींस ऑन फंड माइनस वो इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये टायर 1 एक तरह का नेट ऑन ही बन गया ना बच्चे, नेट ऑन फंड। और मुझे चाहिए ये आपसे, और जो तू पढ़ रहा है वो टायर 2 के पार्ट्स है और टायर 2 हमें चाहिए नहीं, दैट्स वाई। 345 समझाया कुछ? हाँ वो लोग चीज है। हाँ जी 345 ओके, मैं आंसर नहीं है ना, मैं इसलिए अभी पूछा क्यों होएगा सॉल्व। अच्छा अभी आया नहीं फिर, ठीक है बट डन है, आया भी सकता। क्या है शिवम, डाउट है क्या? टायर 2 दोनों में से नहीं, सेम सेम सबऑर्डिनेट। अभी आपको दिखाऊंगा, रुक तो जाएगा, आप ऐसे थोड़ा कह रहे हैं, अभी आप देखना। बोलो सर 345 कह रहे हैं, लास्ट में नीलम तमन्ना 345 नहीं आया तो बता दिया करो, तो डिस्कस हो जाएगा। बड़ा कि दोबारा दोबारा ना उठाया जाए, तभी तो रिकॉल कराया आज कि आपको घर पे पढ़े, यहाँ अकाउंट्स की तो मैं आपकी जिम्मेवारी लेकर चलूंगा, चिंता मत करो, जो मेरा पार्ट है। पहले क्या के उस वक्त खुद कहोगे सर एंड तक पूरा रिकॉल है, एंड तक रिकॉल है। डन है जी, ओके रिपोर्ट है, एनबीएफसी डन है। अब 2 मिनट रुकिए बस, हो गया कि नहीं हो गया? अब ये रहा अपना, साथ दीजिए बस, आपको 5-10 मिनट लूंगा थोड़े आराम से, ठीक है? आपको पहले दिखा दूं मॉड्यूल्स क्या कुछ था, आराम से बैठिएगा बस, अब सब छोड़ दीजिए। चैप्टर है बैंकिंग कंपनी, उसके यूनिट्स हैं 6, आराम से बुक चाहे बंद कर दी, इसको जरूरत नहीं है अभी, इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी मैं डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करूंगा, तो मुझे रिकॉल कराना पहले आपको, ठीक? बैंकिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं आपसे, पहला यूनिट आता है जी मेरे पास 1, ये रहा मीनिंग। मीनिंग वगैरह हमने कुछ नहीं पढ़ा, टाइप वगैरह कुछ नहीं करना। इसका मेन पहले चैप्टर में से, पहले यूनिट में से एक जो इतना बड़ा चैप्टर लगता है, तो आपको पहले तो उस पर क्रॉस करने चाहिए, मेन मेन पार्ट पे टिक करना चाहिए जो हमें पढ़ के जाना है, और एक बार ही पढ़ना है पेपर में, थ्योरी के लिए तो पढ़ते नहीं, हार्डली डिफरेंस वगैरह पेपर में आता है, उतना आपको आता होगा। व्हाट इज रिजर्व फंड, उसमें एक पॉइंट था, बैंकिंग कंपनी का रेगुलेशन है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा पी&एल में, उसका 25% ट्रांसफर करना है, किसमें? स्टैट्यूटरी रिजर्व या रिजर्व फंड में। डाउट है सर किस क्वेश्चन में करना है, मैं तो कहूंगा सब में कर आइए, एक पॉइंट ही तो है, जहां डिविडेंड दे रहे हैं वहां तो बिना कह करके आना है। आप लॉ में पढ़ते हैं मुझसे पहले कि जब डिविडेंड अनाउंस किया था उससे रिस्पेक्टिव अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज, प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, किसमें? रिजर्व में। प्रेस्क्राइब्ड क्या है आपको भी नहीं पता, ठीक आ गया? तो पहले तो इसके ऊपर रूल था प्रॉपर, कंपनी का जो पुराना था कि इतना डिविडेंड तो इतना रिजर्व, इतना डिविडेंड देंगे तो इतने परसेंट रिजर्व, अब वो खत्म है। बट 25% ट्रांसफर करना है, किसका? करंट ईयर प्रॉफिट। डाउट क्या था? करंट ईयर में प्रॉफिट आ गया मान लीजिए 10 करोड़, और पास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस है 12 करोड़। आप नेट तो थर्ड स्टेप में करेंगी, 10 और 12 नेट हो गया 2 करोड़ लॉस, तो वहां ट्रांसफर करना है, बिल्कुल करना है। ट्रांसफर हमेशा करंट ईयर का होना है, कि सोचे तो लॉस तो पहले आ गया, तो लॉस अपनी जगह, रिजर्व अपनी जगह, आपको क्या चिंता इस बात में? नेट हो जाए
10 करोड़ प्रॉफिट है, 6 करोड़ का लॉस है, 4 करोड़ बच गया, जो मर्जी बची जाए। आपने जो ट्रांसफर करना है 25% किसका करना है, करंट ईयर प्रॉफिट का। एक और प्रॉफिट था, कई बार क्वेश्चन दिया जाएगा 5% अदर रिजर्व में ट्रांसफर करो, फिर क्या होता है 5% किसका, क्या माइनस करने के बाद, नहीं, वही करंट ईयर का, वही 10 करोड़ का 5% अगेन इज 50 लाख, जो भी होगा डन। इसके बाद एक थ्योरी था नेक्स्ट, कैश रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो 4% है, कभी कोई ऊपर नीचे परसेंट हुआ तो आरटीबी डिस्क्लोज करेगा कि इस साल के लिए ले लो, वरना अदरवाइज पॉजिटिव अजम्पशन क्या कहती है 4%। थ्योरी पता होना चाहिए, कौन रखता है, बैंक रखता है, किसके पास, अपने पास, दूसरे बैंक के पास, इंटर बैंक के पास, ओके। एज अ यही लैंड डिटो कॉपी मेरे इसके अंदर में फॉर स्मूथ मीटिंग कैश रिक्वायरमेंट्स, कभी आपको एकदम जरूरत पड़ जाए, आपने मुझे पैसे दिए बैंक में, सेविंग में सारे लोन दे दिए, कुछ बैंक में रखा ही नहीं, तो आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो कुछ ये सिस्टम बना रखा है कि 4% तक टोटल लाइबिलिटीज का, टोटल टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी बोलते हैं लोग, टाइम टीडीएल, टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी का, जो भी आपकी रेकरिंग नॉन रेकरिंग फिक्स जो भी है, उसका 4% आपने बैंक में रखने। और इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपका कोई रोल नहीं था। इसके बाद अगर मैं चलता जाऊं, ये सब छोड़ दिया जाऊं, कुछ भी नहीं है। यूनिट 2, इसको अगर मैं बंद कर दूं आपके सामने जल्दी, यूनिट 2 में जस्ट थे फॉर्मेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। दो फॉर्मेट ध्यान से सुना को याद आ जाएगा, फॉर्म ए बैलेंस शीट का, फॉर्म बी पी एंड एल का। आराम सुनते हैं, आराम सुनते हैं। शेड्यूल्स हैं, वर्किंग नोट्स नहीं है, शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल से ही इनकी पहचान है। चाहे सिंगल वर्ड है, आपको शेड्यूल नंबर देना पड़ेगा। शेड्यूल 1 से 12 बैलेंस शीट के हैं, 1 से 12, 13 से 16 पी एंड एल के हैं। 1 से 12 जो थे, अगर याद हो, कैन, रामू, दोबी, बाय, ऑरेंजेस, अब इतना तो नहीं पर वैसे याद है। सी कैपिटल, रिजर्वेंट, सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, हो गया। सी बी आई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, सी कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, सी हो गया। बैंक बैलेंस विद एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, जिससे भी मैं पैसा मंगा पाऊं एकदम से। आई इन्वेस्टमेंट्स, ए एडवांसेस, एफ फिक्स्ड एसेट्स, ओ अदर एसेट्स, 11 हो गए। 12 नंबर कंटीजेंट लाइबिलिटी। वैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी में आप मुझसे ज्यादा वर्ड जानते हैं, पर मैं सारे वर्ड बताना चाहूंगा जितने यहाँ पे चैप्टर में है। नंबर 1 बिल डिस्काउंटेड, नंबर 2 बिल फॉर कलेक्शन, एक मिरर इमेज याद आएगा, मैं बताऊंगा। इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस, एईओओ, मैंने बताया था, कुछ नहीं है, कंटीजेंट लायबिलिटी का अकाउंट है, आप बनाते थे फॉर अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए, और इसका पूरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं था, ये कंटीजेंट थे। फॉर्म बी या तरीका पी एंड एल, पी एंड एल के 4 पार्ट थे, सुनना, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, डन हो गया। इनकम में इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम, एक्सपेंडेड में, एक्सपेंचर में, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकी नंबर थे 13, 14, 15, 16। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, इसका भी नोट नहीं था, वर्किंग नोट है, वो आप अंदर नहीं लिखेंगे, वो शेड्यूल का कॉलम है, लास्ट में जाके लिखेंगे वर्किंग नोट, या नोट दे सकते हैं उसके ब्रैकेट में अंदर की तरफ, ओके। प्रॉफिट्स में प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस माइनस प्रॉफिट फॉरवर्ड, जो भी होगा। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी, ट्रांसफर टू अदर, ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड, अगर कैपिटल होगी तभी डिविडेंड होगा, या डिविडेंड दिया होगा। लास्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, खत्म, डाउट, ओके रिपोर्ट है। इसके बाद अगर चलता जाऊं, एक ओवरलुक आप कर लीजिए, लुक आपका करना जरूरी है। तो फॉर्म ए में नहीं आ कराया था, पेपर में लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ छोड़ते हुए तो हमारे पास ये रहा फॉर्म, आराम से देखिए, एक लुक लेनी है, कुछ नहीं करना। और बैलेंस शीट मैंने आपको नहीं कराई थी, 2 क्वेश्चन आपके पेंडिंग हैं फ्रॉम द मॉड्यूल, क्वेश्चन 1 एंड 4, क्वेश्चन 1 एंड 4 मुझे सारे याद है, ठीक है, टेंशन मत लेना। पेपर में नहीं आएगा, पहले बता दो, अगर आया फिर भी नहीं कर पाएंगे। So the reason is that टाइम कंज्यूमिंग, 12 से तो शेड्यूल्स हैं, और ऊपर से अकेली बैलेंस शीट आती नहीं, प्लस पी एंड एल आनी, पी एंड एल आता जी, पी एंड एल मैं पहले बता दूं, और ये भी नहीं करा कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, ये भी है, कोई अपनी तरफ से भी लेना कि नहीं आया, वक्त का क्या पता, ठीक है, अब करा के चलेंगे। बट एंड में अभी उस पर दिमाग खराब करें, आप भी सोच के चैप्टर छोड़े, मैं जाता, चैप्टर का 99% आप कवर कीजिए, 1% के लिए रिस्क मत लीजिए, पर करके जाएंगे। कारण क्यों, आधे नोट्स बहुत ज्यादा आसान है, आधे लेंथी हैं। पढ़ाना एक मैटर है, मैं तो पढ़ाने में मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे, आपको बनाने में तो लग रहे, और सिंपल तो बना सकते हैं आप, प्रॉपर स्केल लेके प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, तो वो एक अलग ही टास्क होता है। पेपर और वेटेज की बात कर लूं, 20 नंबर का नहीं आने वाला, 10 नंबर का नहीं, 15 भी नहीं आया जाता, सिर्फ पेंडल बचे, बैलेंस शीट नहीं आया, नेवर भी बैलेंस शीट, क्योंकि मुझे देखना है ना, और साथ में पेंडल पूछेगा, फिर आपको पेंडल बनाना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग वेटेज है, बट आना चाहिए ना, से बेटर ये तो कुछ तो आता है, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, कैश, बैंक, कैपिटल, इतना तो
नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट बना चुके वहां से सीख लेंगे आप लोग। डन। ये कुछ P&L का है, देख लो। इनकम, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन कंटीजेंसी, एनपी फॉर द ईयर, ब्रॉट फॉरवर्ड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर, गवर्नमेंट तो आता नहीं कभी हमारे प्रपोज्ड डिविडेंड, लास्ट कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। इसके बाद ये सब छोड़ते हुए हमारे पास मेन क्वेश्चन आता था, अगर छोड़ दूं मैं सारा, नेक्स्ट था जी कार, अगर आपको याद हो, ये रहा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, डिटो से पर पढ़ाऊंगा। टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइड बाय RWA प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनटू 100। टायर 1 यहां मैं कॉपी नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ने का पॉइंट क्या बताया था, 4 पॉइंट थे, ध्यान सुनना। 4 पॉइंट थे, 3 माइनस थे। 4 पॉइंट में से जो पहला पॉइंट था उसके अंदर 5 पॉइंट थे। इक्विटी, फ्री रिजर्व, अपना SPR, ठीक है, अपना स्टैच्यूटरी रिजर्व, ऐसे कुछ नाम थे। फिर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, कंपल्सरी कम्युनिटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स, और कैपिटल रिजर्व वही सेल ऑफ फिक्स एसेट से। बल्कि एक पॉइंट और था, क्या हम प्रॉफिट भी ले सकते हैं 6 महीने और क्वार्टर का, अगर ऑडिटर इस चीज पे क्लीन चिट दे देता है। माइनस 3 चीजें इंटेंजिबल, लॉसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट, रेवेन्यू था, डेफर्ड टैक्स एसेट, और यहाँ पे टायर 2 काम आ जाता है। टायर 2 में जो अदर देन 1 में रह गए प्रेफरेंस शेयर वो, और रिवैल्यूएशन रिजर्व ज्यादातर काम आता है। कौन सा, एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 55, या उल्टा बोल लो रिवैल्यूएशन का 45%। दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय रिस्क वेट आपको याद करने पड़े थे, हमने कुछ लर्न भी किए थे, कुछ तरीका बनाया था। गवर्नमेंट है, बैंक है, टर्म डिपॉजिट है, सुनिए, लोन्स है, हाँ बताऊंगा आपको मैं, इनटू 100। डन। सुनिए पहले, सुनिए सब, देखिए। तो इसके बाद ज्यादा ना लेते हुए ये कुछ फॉर्मूला है, कैपिटल फंड डिवाइड बाय RWA प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनटू 100। ये रहा आपका मीनिंग, एक बार फटाफट लुक कर लीजिए, ये रहा आपके सामने। पेड अप इक्विटी, मैंने इक्विटी क्यों कहा, ऑर्डिनरी शेयर्स को लिक्विडेशन में बताया था इक्विटी भी कहते हैं, पेपर में आ जाए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ओके, ऑर्डिनरी कौन सी होती है, इक्विटी ओनली। ओके, नेक्स्ट स्टैच्यूटरी रिजर्व, तो जो मेरा एक मानना था याद करने का तरीका की कृप रहे, अदर डिस्क्लोज्ड फ्री, स्टैच्यूटरी तो हो ही गए, फ्री के साथ में आ गए, ठीक, और था SPR, तो 4 है, 4 है, 5 कर थे, 4 है, इक्विटी, स्टैच्यूटरी, फ्री, SPR, चारों वही हो गए यार, वही तो हो गए, वहां पे भी SPR था, फ्री भी था, हाँ स्टैच्यूटरी आ गया, वहां प्रेफरेंस शेयर मिल गया। यहां अलग से ले लिया ये रहा परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो इतना तो नहीं तंग कर सकता पेपर में, परपेचुअल क्यूमुलेटिव बोलूं फलाना बोलूं, तो परपेचुअल वर्ड है तो इतना आपको कायम रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कोई कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल नहीं है यहाँ पे। अगला इनोवेटिव, ये भी परपेचुअल, कौन से हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल रिजर्व का वही पार्ट जो सेल ऑफ किससे आएगा, फिक्स एसेट, ये रहा पार्ट वो प्रॉफिट वाला। अगर ऑडिटर श्योर नहीं है तो आप वो प्रॉफिट पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि फर्क ये था, अगर इसको कैपिटल फंड में लेते हैं तो टायर 1 बढ़ जाता है, टायर 1 बढ़ने से रेशियो भी इंप्रूव होगी, और रेशियो इंप्रूव है तो वैसे गुड है बैंक के लिए, और हमने कहा तब लेना अगर ऑडिटर इस पे क्लीन चिट दे सकता है। 3 चीजें, मतलब 2 लिखाई हैं, 3 है, इंटेंजिबल एसेट एंड द ब्रॉड फॉरवर्ड क्या थे, लॉसेस, इकट्ठे हो गए 2, और लास्ट था DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट। टायर 2 में ये कुछ नाम थे जो आप कह रहे थे मनिक, हाइब्रिड, सबऑर्डिनेट, रीवैल्यूएशन, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, हाँ लिटिल बिट फर्क है उसके मुकाबले, क्योंकि वहां तो ये था कि जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल नहीं गए प्रेफरेंस शेयर वो भी आ जाएंगे, तभी उसका क्वेश्चन आज तक आया नहीं। रीवैल्यूएशन सेम था, हाइब्रिड सेम था, सबऑर्डिनेट सेम था, तो मेन वर्ड जो काम आएंगे आपके पास रहेंगे। इसके बाद दो मैंने ज्यादा कुछ ना देखते हुए सीधा हमने कुछ रेट्स रिवाइज किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, रिस्क एडजस्टेड एसेट भी बोलते हैं इसको, कार बोल देते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, रिस्क एडजस्टेड, ये नाम रहा एसेट रेशियो, कोई भी नाम से आ सकता है। और ये कुछ चार्ट इन्होंने दिया हुआ था, मेन कैश एंड बैलेंस है RBI के साथ, तो मैं तो नहीं मानता अगर RBI भी शक कर तो होगा कम, तो 0% रिस्क है। अदर बैंक्स पे है 20 था, बैंक का बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट है, बैंक का स्टाफ एडवांस भी था, याद है, बैंक ने अपने स्टाफ वालों को एडवांस दिया तब भी 20 था, बैंक से बैंक, याद रखना लिंक है वर्ड का। गवर्नमेंट में माफ समझिए, बैंक टू बैंक है बस, जहां बैंक का हो गया कोई गवर्नमेंट वर्ड नहीं है। हाँ सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है या सिक्योर करता है, गारंटी देता है, देन 0 था। सुनना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 0, अदर इन्वेस्टमेंट है 100, लोन गारंटेड बाय गवर्नमेंट है 0, अदर कोई बंदा गारंटी करता है तो 100 ही था। बीच में मैंने फिर कहा था रेट हो सकते हैं कहीं 50 हो, 20 हो, पर ऐसा नहीं है 40, 60, 70, ये रेट नहीं है, तो ये पढ़ने पड़ेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ेगा जो आए हैं। प्रीमाइसेस 100, ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्रैमिंग नहीं करना, 100 है, कुछ आइटम रियल एस्टेट के रिलेटेड आ जाती हैं। नॉन फंडेड एक्सपोजर मैंने कहा था 150, और वहां पे एक और था फंडेड, नॉन वहां 100 था, वेंचर कैपिटल 150 था, तो ऐसे कुछ अलग वर्ड थे। तो एजुकेशन लोन आपने कहा था 0 है, मतलब रिस्क उस पे 100, सॉरी 100 है।
टर्म डिपॉजिट के ऊपर 0 है, उसको बोला था मैं। एफडी के अगेंस्ट लोन दिया, कहा तो बिल्कुल सिक्योर होता है, एफडी बैंक में है, उसके अगेंस्ट 90% लोन हो जाता है, आप पैसे नहीं देंगे तो उसके एफडी से पैसे काट लेंगे, ठीक। तो और कुछ पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, उस पे भी 0 है, अलग अलग कुछ रेट्स हैं। और ये एक ही क्वेश्चन था हमारे पास, हमने तब सॉल्व भी किया था और आपके सामने है, कोई करने की जरूरत नहीं। बुक में, स्कैनर में इसके ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा है, बट आपको लर्न आ गया, याद आ गया, यही बड़ी बात। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें फटाफट जल्दी, कौन सा था जल्दी बोलना जी। इनकम रिकॉग्नाइजेशन, हेडिंग पढ़ना, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन। इनकम तो 2 ही थे यार, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग, 2 ही क्वेश्चन बचे वाले। परफॉर्मिंग की इनकम अर्न्ड पे, नॉन परफॉर्मिंग की कैश पे। सर बड़ा छोटा क्वेश्चन था, पर ये काम आया था बड़े क्वेश्चन में, कि जहां इंटरेस्ट वगैरह दिए थे, कैश, क्रेडिट, ओडी एंड टर्म लोन, वहां पे कहता कुछ अकाउंट एनपीए हैं, एनपीए की इनकम मैं ऑलरेडी एक्रूड बेस पे ले चुका, बट लेनी थी कैश पे, तो एक्रूड वाली माइनस करेंगे, कैश वाली ऐड करेंगे, डन। क्लासिफिकेशन सेम, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, बट यहाँ मंथ 90 दिन का टाइम है, 6 महीने का टाइम नहीं है, जिसको यहाँ पे बोलता है एनपीए बनने के लिए आप होने चाहिए आउट ऑफ ऑर्डर। उसकी 3 कंडीशन थी, सैंक्शन या ट्राइंग से लोन ज्यादा चल रहा है, आपने लगातार 90 दिन बैंक में क्रेडिट नहीं करा, तीसरा इतना का क्रेडिट करा, इंटरेस्ट भी कवर नहीं हुआ, 3 कंडीशनों में कहीं और है, एंड नहीं है, एंड में तो बच जाएंगे कि मैं क्रेडिट कर गया, और है कोई कंडीशन टूटी, और एक लास्ट जब आपकी ईएमआई की ड्यू डेट बनती है, अगर आप जैसे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट बनती है, अगर वो टाइमली पे नहीं करते तो वो काम खराब है, पे तो कर ही देते हैं बाद में हम लोग, बट टाइमली पे नहीं करते तो आपका एक बार सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, तो बैंक आपको एक तरह का एनपीए मानता है, डन। उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया आईसीआई ने, मई 22 में आई थिंक आया था, 2.5 नंबर का, सैंक्शन लिमिट देके, ड्राइंग पावर देके, टोटल इंटरेस्ट डेबिट देके और टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट देके, तो वहां 2 सिचुएशन थे, एक अकाउंट परफॉर्मिंग था, एक अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग था। प्रोविजंस रेट है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। इस प्रोविजन के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो डीआईजीसी सीसी कवर वाले, इतने का लोन करा, इतने की सिक्योरिटी है, इतना गिरवी पड़ा, सिक्योरिटी की रिलाइजेबल वैल्यू है, याद आ रहा है, अभी दिखाऊंगा इसके बाद। प्रोविजंस का क्या रेट था, अगर मैं याद करा पाऊं आपको, मेन स्टैंडर्ड के अंदर 3 थे, सुनना, नॉर्मल, अदर स्टैंडर्ड 0.40, एग्रीकल्चर के लिए, एसएमई के लिए है, स्मॉल मीडियम इंटरेस्ट 0.25 सबसे कम, कमर्शियल रियल एस्टेट है 1%, स्टैंडर्ड के अंदर 3 ही थे, 0.25, 0.40, 1, सब स्टैंडर्ड के अंदर 3 थे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड एक है 15, सिक्योर्ड एक है 15, सर कुछ ना लिखा हुआ सिक्योर्ड, सिंपल लिखा था सब स्टैंडर्ड 1 लाख, सब स्टैंडर्ड 1 लाख, तो अब सिक्योर्ड मानेंगे। अनसिक्योर्ड 2 थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जहां पे एस्क्रो अकाउंट ओपन है, पूरी लाइन बोल के जाएगा 20%, जहां कुछ भी नहीं लिखा, अनसिक्योर्ड लिखा 25, डाउटफुल 2 थे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड 100, सिक्योर्ड में 3, अप टू 1 ईयर तो 25 था, 1 से 3 40, 3 से ऊपर 100, लॉस एसेट 100, डन हो गया, यही था मेन में। और ये आपके सामने अगर मैं टर्न करता जाऊं तो आप कुछ याद आ रही हो मेमोरीज, तो यही था, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग में अर्न्ड, नॉन परफॉर्मिंग में कैश। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी छोटू सा, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास था ये आउट ऑफ ऑर्डर की कंडीशन, लेट्स सी, एक बार देख लीजिए, आपके सामने है, मतलब मेन पढ़ेंगे तो आपके सामने जो लोग कहते हैं तैयारी नहीं होती, तैयारी वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 3-3 एमटीपी देंगे, तब तक मैं बैठा हूं तो आपको बहुत बार रिकॉल करवाना है, मुझे पता है, आप कुछ चैप्टर आपके पक्के रहेंगे बड़े आराम से। और अभी भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया हो घर जाके, जो आपको सिस्टम बताया था 3-3 घंटे वाला, 31 अगस्त तक आपको खुद पता चल जाएगा वाकई पोजीशन बिल्कुल कंट्रोल में, एक्सेप्ट जब 4 सितंबर वाला या एक और सीरीज दे देंगे तो और ज्यादा कंट्रोल में पता चलेगा। दिक्कत अब आती है जब आप पढ़ते नहीं, या इसको आपने खोल के भी नहीं देखा, फिर कहाँ याद आ जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर भी है, वरना पेपर में थोड़ी क्या है, लिख के आना अपनी लैंग्वेज में 3 पॉइंट लिखे ना 2.5-3 नंबर, कोई आईसीआई को थोड़ा कोई पेज भरने की सिस्टम, तो ये आपके सामने था। और ये रहा सैंक्शन लिमिट, 60 लाख का क्या था जी सैंक्शन, ड्राइंग पावर 55, मैंने विड्रू करे 47, बच गया, तो एक कंडीशन बच गया, अमाउंट डेबिट हुई 342 पर मैंने क्रेडिट कर दिया 125, तो बच गया, बट इतना मैंने करा क्रेडिट, 342 डेबिट हुआ था, मेरा इंटरेस्ट भी कवर नहीं हो पाया, तो मेरा अकाउंट एनपीए बन जाएगा, बस इतना लिखना था। और इस पेज पे जो भी एनपीए के ऊपर कंडीशन लगती है वो आपके ऊपर फॉलो हो जाएंगी। इसके बाद ये रहा आपके सामने, अगर चलते जाएं ज्यादा थ्योरी ना देखें, कुछ रिक्लासिफिकेशन आपके सामने चार्ट बना पड़ा है, आप दोबारा देख सकते हैं, सब स्टैंडर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड 15, दोबारा से ये बार बार रिपीट करूंगा कि आपको याद रहे, अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर 20, अदर 25, स्टैंडर्ड
सारी सिक्योर्ड है। एग्रीकल्चर 0.25, अदर 40, रियल एस्टेट 1, डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100, सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर 25, 1 से 3 40, मोर देन 300, लॉस 100। इसके बाद जाकर के सारा अगर हम चलते जाएं, ये ईसीजीसी मैंने आपको बताया था कवर क्या होता है, कैसे होता है, और ये पहले कवर नहीं देते। पहले जितने का लोन है उसमें से जितने की सिक्योरिटी गिरवी पड़ी है, उस सिक्योरिटी की कौन सी वैल्यू गिवन है। अगर कॉस्ट गिवन है तो नथिंग मेंशन द कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू तो रियलाइजेबल वैल्यू, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच गया उसमें से कुछ तो मैं सिक्योर कर रहा हूं, बाकी बच गया अनसिक्योर्ड। अगर याद है उस अनसिक्योर्ड का तो वैसे ही 100%, और जो सिक्योर्ड बच गया उसका टाइम 1 साल 2 साल 3 साल किसमें आता है उस अकॉर्डिंग परसेंटेज। और इसका बेस्ट क्वेश्चन मैंने कराया था फ्रॉम द स्कैनर, बहुत बड़ा वैरायटी थी, अच्छी थी। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये प्रोविजंस का रेट हो गया, सारा प्रोविजन का चार्ट यहाँ पे भी है, हमने कर लिया। और सबसे अच्छा तो हमने उसमें दिया हुआ है स्कैनर में, एक ही पेज पे दिए हैं सारे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल था। पहला कोई लोन है आपका, कोई 10,000 का, 8,000 की आपके पास क्या पड़ी है सिक्योरिटी। अभी कहता कितने साल हुए हैं, 2.5 साल हुए, तो 2.5 साल हुए हैं तो 3 से कम है। अगली बार कहता फिर बताओ अगले साल क्या हाल चाल है। अगर यही 31 मार्च 22 को पूछूं तो यही 2.5 साल के हो जाएंगे, 3.5 साल सारे ही इनसिक्योर। अब 10,000 में से देखा जाए 8,000 की सिक्योरिटी है, और नहीं सुनना, 2 की तो सिक्योरिटी नहीं, जिसकी सिक्योरिटी उसका 100% 2,000, 8,000 की सिक्योरिटी है, 2.5 साल है, 3 साल से कम है, 40%, 8,000 का 40% 3,200 और 2,000 5,200। दिस इज द प्रोविजन, दिस इज द प्रोविजन। अगर 3.5 साल हो गए फिर तो 2 तो था ही था, 8 वाले का भी 100, तो 10 का 10 आ जाएगा, आंसर आपके सामने है, 52 और 10,000 पूरा एग्जैक्ट मैच करेगा। ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ आ रहा होगा। स्टैंडर्ड 0.40 बिना कहे सर एग्रीकल्चर रियल एस्टेट हमें नहीं पता। सब स्टैंडर्ड 15 बिना कहे सिक्योर्ड, ये गलती हो जाएगी, बिना कहे सर मैं अनसिक्योर्ड आया, वो गलत है बच्चे, मैं पहले कह दूं उसका कोई फायदा नहीं, सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड मानना है। डाउटफुल सारे सिक्योर्ड है, 1 साल तक 25, अगला जो भी है 40, उसके ऊपर 100, लॉस 100। इसके बाद चलते जाएं तो ये फिर दोबारा आ गया, पर इसने मजा लेने के लिए क्या करा, 2,000 का लोन है जिसमें कहता मशीनरी पड़ी है मोर देन 3 कितने की, 600 लाख। तो पेपर में आंसर चाहे आपको क्लियर हो गया कि 2,000 का ही प्रोविजन बनेगा, बट यू हैव टू शो द सेपरेटली कि 2,000 में से सर स्टेटस अलग है, 2,000 में से 600 सिक्योर्ड है, 1,400 अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड का तो होता ही 100 है, और जो सिक्योर्ड है उसका 3 साल से ऊपर हो गया तो 100 है। अगर यहाँ पे 1 साल बोल देता तो 25% होता, लेस देन 1 साल होता 25 होता, 1 साल से 3 होता तो 40 होता। तो ये पॉइंट था। इसके बाद ये करा भी हुआ 1,400 और 600 आप देख सकते हैं, डन। इसका ईसीजीसी कवर पहले क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप ट्राई कर पाए मुझे आंसर ट्राई कर देना, अगर सबको विजिबल है, अगर विजिबल है हाँ भाई अल्टर हो जाएगा, आपको थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा ना क्या चीज था। 4 लाख का लोन है, 50% कवर है, मोर देन 3 साल हो चुके, सिक्योरिटी 1.5 लाख की है, सिक्योरिटी 1.5 लाख रुपए की है। इतना ही कर सकता हूँ, ऊपर लगा इसका आंसर आएगा। 4 लाख का लोन है, 50% कवर है, मोर देन 3 ईयर है, ईसीजीसी कवर 150 का है। आराम से करिए, सभी का हकदार है। तकनीक क्या है, 4 लाख में से पहले क्या माइनस करेंगे, 150 आ जाएगा, 2.5 का 50% कंपनी देगी, 1.25 अनसिक्योर्ड, 1.25 का 100%, 1.25 का 100%, 1.25 जो 1.5 लाख कंपनी ने देना है उसको भी मोर देन 3 ईयर हो चुके हैं, उसका भी 100%, 1.25 और 1.5 275 इज माय आंसर। अब इसका दिख रहा है आपको, दोबारा से वही 4 लाख, दोबारा वही 50%, वही मोर देन 3 ईयर, वही कॉस्ट 1.5 लाख, बट कहता उसका रिलायंस, देखो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हम देख नहीं पाते, हम सेम क्वेश्चन देख के चले जाते हैं, कराते हैं। उसकी रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की क्या है, 80%। तो अब सिक्योरिटी क्या आप 80% लेंगे, 4 लाख में से 1.5 लाख माइनस नहीं होगा, 1.20, 150 का 80%, 280 का 140, 140 का 100%, 140, 120 का 100, 120, 260, 260 इज योर आंसर। एग्री, ये रहा आपके सामने 260, विजिबल है। इसके बाद मैं तो चलो मैं दिखाई देता हूं क्वेश्चन, कौन सा, इसमें आ जाओ, दोबारा आ जाओ, ये सेम स्कैनर में भी है, वहां फिगर्स हाँ डबल है, 2,000 है। कर लो एक बार, पहले आपको मौका देता हूं फिर मैं करा दूंगा, पढ़ लो। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है बच्चे बताना मुझे, मेधावी, सेजल, गुण, कोई भी डाउट है,
स्मृति ओके जी? यस सर। ओके बच्चे, यस सर। हाँ आंसर तो आ ही जाएगा, बट यू हैव टू सी द कंसेप्ट आल्सो कि क्या आपको समझ आता है। प्रेजेंटेशन आपकी उसमें है। 900 कह रहे हैं सभी। 1000 लाख का मनी लोन है बच्चे। वैल्यू सिक्योरिटी तेरे पास जो पड़ी है, बड़ी है 500 की, इसके अंदर ही 100 लाख है जो इन्होंने लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। 100% में 100 लाख ही दूंगा रिस्पेक्टेड टू। तो इस 500 में 100 तो पहले बाहर ही कर दे, तो 400 की सिक्योरिटी हुई ना। चलो एक्चुअली सिक्योरिटी तो कितनी हुई? 400। अब अपना तरीका है जैसे कि कर लो, ठीक है। हाउ मच प्रोविजन अपनाएंगे? तो 1000 का तो लोन ही था, 400 की सिक्योरिटी बची, कितना हो गया? 600। ठीक हो गया 600। तो टोटली उसमें 100 क्या है? ईजीसी कवर, तो बचा 500। 500 टोटली अनसिक्योर्ड है पहले तो। उस अनसिक्योर्ड का 100% 500, 500 का 100% 500। जो 400 की सिक्योरिटी है उसको भी मोर देन 3 ईयर हो गया, उसका भी 100% 400। 500 और 400 900। हाँ जी, फिर अमाउंट बोलते हैं ना बच्चे 50%, फिर मैं 500 का करता। बिल्कुल करते, वो तो इंफॉर्मेशन ही कम है। तो आप किसका करते? जैसे करते यार बैलेंस का 500 का जो भी तेरा होता, जो भी करके। इसमें रिस्ट्रिक्टेड है ना, मैंने नहीं बोला 100% ऑफ 100 लाख। आज तक कहीं बोला? हमेशा बोलता था ईसीजी 50%, ये बोलता ईसीजी 100% गलत हो जाता, कारण फिर तो सारे कवर वो करता। हाँ 500 के अंदर जो 100 लाख है उसका 100 लाख मीन दैट 100 लाख की सिक्योरिटी है। ये पॉइंट है। इसमें उसने 100 लाख की, जब मैं कहूँ जी 100% गारंटी आप पास होंगे, आप सुन के चले गए मगर एडवांस काउंट्स में दोनों फर्क है। ये गारंटी है मेरे अकॉर्डिंगली, हर टीचर का बात है, मगर 100% गारंटी है आप पास होंगे। कहते हैं हाँ ठीक है, मैं बाद में सुन ले एडवांस काउंट। तो ये डीजीसी का है, मगर 100% गारंटी है। आप कुछ हो 1000 लाख है, सुन तो ले 100 लाख की, कहता अच्छा ठीक है, इसे 100 लाख ही मैं दूंगा, उसकी 100% गारंटी है। अब नहीं नथिंग मेंशन करता हूं तो क्वेश्चन कुछ और बन जाता है, फिर मुझे डिजाइन भी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर तो 1000 में से 400 तो ले गया, 600 का 100% 600 था, फिर आंसर ही कुछ हो रहा था, फिर आंसर ही कुछ और होता है इस लाइन के मीनिंग से। ये पहला पॉइंट है, ये बुक में सेम है, स्कैनर में वहां 2000 है, 500 600 1800, वहां 1800 आंसर होता है। डन। क्या ये तो छोटू सा ही है, मतलब नाम का था। इसके बाद चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ये कंसेप्ट था याद है, पीएनएल में था। बैंकिंग कंपनी को मैक्सिमम 25% अलाउड है फॉर अवेलेबल फॉर अपना किसके लिए? होल्ड टू मैच्योरिटी। 75% वो इन्वेस्टमेंट, मतलब सारा पैसा बैंक ना मैच्योरिटी के लिए नहीं लगा सकता, जैसे आप पैसा कमाते हैं और सारा फिक्स डिपॉजिट में लगा दें या बड़े प्लान्स में लगा दें, कल को सर्वाइविंग के लिए रेकरिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो 25% लगा दो मैच्योरिटीज में, बड़े लॉन्ग टर्म हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। और 70% रखिए, 5% रखिए एएफएस अवेलेबल फॉर सेल, बेचने बूझने के लिए, ट्रेडिंग के लिए जो शेयर मार्केट करते हैं, या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT जो बोलते हैं वर्ड। कारण कुछ नहीं था, एएस 13 का पड़ा हुआ है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं उसको वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट पे। अब रेट गिरे बड़े, मैंने शेयर लिए, पहले क्या चलते हैं, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो जी, भाई रेट मत देखना कि लो बच्चों की तरह उठ के टीवी खोल के बैठ जाओ कि आज रेट ये हो गया, फिर तो तू गया जल्दी, क्या बहुत जल्दी छोटी उम्र में। कारण क्यों? तो रोज देखिए जाएगा कि 1000 का लिया था, 500 रह गया, 400 रह गया, 300। लॉन्ग रन सोच मंग रहे, 2000 हो जाए, 1500 हो जाए, मतलब 2500 4 5000 हो जाए, वो लॉन्ग रन की कहानी है इक्विटी शेयर। हाँ जो आप कहते हैं स्पेकुलेशन इंट्राडे, जब ये लोग खेलते हैं, सुबह ले लिया 2000 का, शाम को गया 2200 रुपए का, 200 रुपए का शेयर बन गया, ठीक है, वो लोग भी खेलते हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो बैंकिंग को 75% अलाउड है इस पे। और जब उसको करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, उसका रोल क्या होता है? एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। तो बैंक में पीएनएल में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, वहां मान लो इन्वेस्टमेंट दी हुई 1 करोड़, 1 करोड़ का 75% होता है 75 लाख, और नीचे दिया हुआ है 75% की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 70 लाख। तो आप कहेंगे मैं तो 75 सोच रहा था, वैल्यू होगी 70 लाख। घबराइए मत, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। जो प्रोविजन है कंटीन्यूअसी वर्ड नहीं बोला था, तो वहां प्रोविजन कौन कौन से आती है? प्रोविजन फॉर ये स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड, एक तो मेन ही आता है। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, मेन चीज तो वहां पे आती थी। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आता है, एक दो क्वेश्चन में आया हुआ। क्लियर हो गया, याद आ गया पीएनएल में प्रोविजन। ओके, इसके बाद चलते जाएं, तो इसके बाद मुझे लगता है ये सब खत्म था। इसमें और कुछ भी पेंडिंग देख लीजिए, कुछ आपको मिले तो मुझे बताना, मुझे नहीं लगता थ्योरी था। और इसके बाद यूनिट आपका कौन सा था बच्चे? 5। नाम से समझिए, और नाम से समझने से पहले ये 3 वर्ड पढ़ लीजिए, डिस्काउंटिंग, कलेक्शन, एक्सेप्टेंस। ये दो तो जस्ट एक कॉपी थे, टी शेप अकाउंट थे, दोनों लाइबिलिटी हैं। बिल फॉर कलेक्शन तो 2 बार बनता था, एक बार एसेट एक बार लाइबिलिटी, याद है?
एसेट है, मिरर इमेज है। आपके भी यहाँ पे बैंक काम करता है, आपसे बिल कलेक्ट करे, चार्जेस के लिए एसेट है, आपको बिल कलेक्ट करके देने हैं आपके लायबिलिटी। एसेट है तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखना, उसके अंदर टू बिल फॉर कलेक्शन ही है, बाय बिल फॉर कलेक्शन है, बाय बिल फॉर कलेक्शन डिस्काउंट है, बाय बैलेंस सीडी है। वही मिरर इमेज कॉपी लायबिलिटी में, बाय बैलेंस बीडी, बाय बिल फॉर कलेक्शन, टू बिल फॉर कलेक्शन, टू बिल फॉर कलेक्शन सीडी। कई लोग क्या करते हैं एसेट अकाउंट में जब टू बिल फॉर कलेक्शन लिखते हैं तो उसकी ब्रैकेट में लिख देते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी में जब लिखते हैं तो एसेट। ये लिखो ना लिखो, बुक ने तो कभी लिखा नहीं, कभी लिख देते हैं, तो घबराना नहीं। एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स क्या है? जैसे मैंने कहा था बैंक आपकी जगह पे क्या बन जाता है, गारंटर। काम तो आपने करना है, सिंगापुर आपने कोई पेमेंट करनी है, आप ही ने पेमेंट करनी है, उसने पेमेंट लेनी है, मैं सिर्फ एलसी इशू करके बैठा हूं, लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ गारंटी, कि तू मुझे पैसे दे दियो, तेरे यहाँ पे मैं सिंगापुर पैसे दे दूंगा, पैसे देने ही देने थे पैसे। ओके, तो बैंक बन गया गारंटर। एक्सेप्टेंस का नाम क्या है प्रॉपर? एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस, इसको गारंटी गारंटी बोल देते हैं। ये भी एक तरह की कंटीजेंट लायबिलिटी है। एक चार्ट रजिस्टर मेंटेन करता हूं, जबकि कंटीजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं आती, आप जानते हैं। तो एक रजिस्टर तो मेंटेन करूं, जैसे किसी ने मुझे पैसे पकड़ा के चले गए, सर ये पैसे रख लो 10 लाख रुपए, 5 दिन बाद मेरा पर्सन आएगा ले जाएगा, मैंने रख लिए, टेंशन तो मुझे भी हुई भाई कि 10 लाख पड़े हैं बैग में, पड़े हैं, अगर चोरी हो गए मुझे देने पड़ेंगे, ये कंटीजेंट लायबिलिटी तो है। और वो आया पता नहीं 6 लाख ले, उसके क्या माइंड में गेम घूमेगी, नहीं सर 6 दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा, 4 फिर मेरे पास पड़े हैं, अब रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? कल को मुझे कहे कि नहीं मैं कहूँ जी मैं तो 10 ही दे दिए थे, वो कहता नहीं नहीं मैंने इसे 5 दिए हैं, तो दोनों के पास रिकॉर्ड नहीं, मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे थे नहीं, किसी और के थे, मैं क्या रिकॉर्ड करूं? नहीं, यू हैव टू रिकॉर्ड इट। तो मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी का अकाउंट बनाया, लायबिलिटी तो है ही है, बाय बैलेंस बीडी जो भी ओपनिंग लायबिलिटी है, नहीं है तो बाय एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, याद आ गया होगा, जब बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी बोलते थे वर्ड। डेबिट साइड पे टू कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी बोल के, पेड बाय क्लाइंट, पेड बाय बैंक, पेड बाय फेलियर बाय क्लाइंट, पेड बाय बैंक, कुछ भी, लास्ट टू बैलेंस सीडी, ये वैरायटी थी। और मेन कंसेप्ट था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जिसमें क्या कहानी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज याद कर लीजिए फटाफट 2 मिनट लेके बस। बिल्स आते हैं हमारे पास, हम डिस्काउंट करते हैं और बैंक अपनी इनकम बुक करता जाता है। जो बैंक की इनकम अपने इंटरेस्ट अर्न बोला था, उसमें मेजर इनकम होती है डिस्काउंट की, मेजर इनकम होती है डिस्काउंट की। करोड़ों रुपए के साल के बिल वो क्या करता है, डिस्काउंट। पॉइंट क्या था, कुछ बिल मैच्योर होते हैं आफ्टर 31 मार्च, ड्यू डेट ही मार्च के बाद है, 15 अप्रैल, 31 मई, कुछ जून, कुछ जुलाई, कुछ अगस्त, और मैं 31 मार्च को वेट कर रहा हूँ डिस्काउंट करा के, डिस्काउंट करा गए आप लोग, मार्च में डिस्काउंट करा गए, फरवरी में डिस्काउंट करा गए, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं आप लोग अगले साल पैसे देंगे तभी मेरी एक्चुअल इनकम बन पाएगी या नहीं। तो हमने कहा था उस बिल का चिंता नहीं है, उस बिल की इनकम को बांट दो डेज में, जितने तो 31 मार्च से पहले आ गए उतना पार्ट तो आपकी इनकम बनती है। तो हमने पिछले दिन गिने थे 31 मार्च के बाद, मान लो 60 दिन, फिर 70 दिन, याद आ रहा है, 75 दिन, 80 दिन, रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया हुआ था, हमने टेबल बनाया था मेरे अकॉर्डिंग। तो ड्यू डेट, ड्यू डेट, बिल की अमाउंट, डिस्काउंट रेट, अमाउंट, प्रोविजन अमाउंट, वो एक अमाउंट आई थी क्लोजिंग रिबेट, ओपनिंग रिबेट आपको दिया हुआ था, नहीं होगा तो नील, नहीं होगा तो नील, जिसको मैं लिंक करता हूं डिपार्टमेंटल के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से, एक तरह का ओपनिंग इस साल की इनकम बन जाएगी, क्लोजिंग इस साल की प्रोविजन बन जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो डिस्काउंट में ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग माइनस करना है, क्लियर हो गया? ये तो आंसर हो गया, ओपनिंग ऐड करना है, डिस्काउंट में क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग आप निकालोगे। इसकी वैरायटी थी 2-3, तो पैराग्राफ वाली थी, मोस्टली डेज वाली थी, वो जा जल्दी है, पेपर में 10 नंबर गया हुआ इस बार, अभी दिखाऊंगा आपको, शायद नवंबर 22 की बात है, मैंने देखा नहीं था ये, इस बार तो नहीं, नवंबर 22 में खाता हूँ, यही जो मैं अभी बोल रहा हूँ, रिबेट वाला, जिसको सबसे आसान मांगते हो, 10 नंबर का सिर्फ ये क्वेश्चन, सिर्फ ये। और आगे इसकी मेन थी एंट्रियां, तो मेरा बेसिक फंडा रहता है एंट्री का भी याद करना, अभी और भी चैप्टर कराऊंगा, एंट्री यानी कराऊंगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आपने क्रेडिट किया था तब बनाते वक्त, तब बनाते वक्त, आज खत्म करना है, डेबिट हो जाएगा। रिबेट ऑन बिल टू डिस्काउंट, डिस्काउंट में ऐड हो गया। एक बिल परचेज की एंट्री थी अगर करनी है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड डेबिट टू क्लाइंट्स टू डिस्काउंट्स। एक रिबेट क्रिएट करना है, डिस्काउंट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग से। और एक लास्ट एंट्री थी डिस्काउंट टू पीएनएल, डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल। हाँ, कभी डिस्काउंट बोल देगा, कभी इंटरेस्ट बोल देगा, कभी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बोल देगा, इसमें कंफ्यूजन। और इसकी नई चीज थी अकाउंट्स, किधर रिबेट ऑन बिल का अकाउंट बनाओ एंड डिस्काउंट का अकाउंट बनाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर जर्नल आता है तो फिर दिक्कत नहीं। और एक मेरे को डाउट भी आया था जो नेट कर रहा था, तो हमने कहा था अपने अकॉर्डिंग से करो, बीडीसीडी करके, आपको जानते हो इंटरेस्ट भी इनकम है और बिल रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट भी लायबिलिटी है, तो बीडीसीडी करके हो जाएगा डन। इसके बाद इस कंटेंट में, इस फोकस में ये क्वेश्चन था इस तरह का, अगर याद आ रहा कुछ, याद आ गया? पॉइंट्स इग्नोर करने थे, राउंड ऑफ लेके चलना था, तो इस तरह का क्वेश्चन था। और इसके अंदर हमने ये एंट्रीज थी, अगर आपको थोड़ा दिखा दूं,
रिबेट ऑन बिल टू डिस्काउंट, बिल परचेज टू डिस्काउंट टू क्लाइंट्स, डिस्काउंट ऑन रिबेट, डिस्काउंट टू पी एंड एल। डाउट क्लियर है? इसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन था, अगर आपको याद आ रहा हो, लाइक दैट, ये पैराग्राफ में एक कलेक्शन था थ्योरी, तो ये रहा इसका आंसर, देख लो शायद एक ही याद आ जाए। डन है? और इसके बाद सेप्टेम्बर एंडोर्समेंट का एक क्वेश्चन था इस तरह का, याद आ जाए, मतलब काम नहीं कभी आए पेपर में, एक वैरायटी है। और इसकी एक वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ये, जिसके 4 पार्ट थे। पहला पार्ट पिलफो कलेक्शन का, दूसरा एक्सेप्टेंस का, तीसरा था शेयर्स गिरवी रखे लोन लेने के लिए, और शेयर का रेट 3 बार चेंज हुआ। जिस दिन लोन लिया उस दिन शेयर का रेट था 80, जनवरी में रेट हो गया 40, मार्च में दोबारा हो गया 70। तो हमने कहा सर ये तो फिर कभी एसेट कम पड़ जाती है तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है, कभी परफॉर्मिंग बन जाता है। तो हमने कहा था कभी कभी नहीं बनता। तो उसको हमने क्या सिस्टम बनाया था, अगर आपको याद हो, जिस दिन 31 मार्च होगा क्लोजिंग होगा, उस दिन जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग चेक करना क्या वो सिक्योर्ड है, क्या वो डेली के रेट मत देखो, फिर भी बता गई। और लास्ट इसका डी पार्ट अगेन ये बहुत अच्छा था, उसने खुद ही हमें 14,000 पे क्लोजिंग रेट दिया हुआ है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, इनकम भी है, और मांगा आपसे क्या था, लेजर्स। लेजर 2 ही बनते हैं, एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का, एक डिस्काउंट ऑन बिल्स का। नाम आप बोलिए, नाम आप बोलिए जो बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते जाएं तो ये खत्म हो गया मेरे पास यूनिट, और लास्ट यूनिट था इसके बाद कौन सा, एसपीएल। ये आप अभी कवर नहीं कर रहे, रीजन इज दैट आपने कर रखा है पी एंड एल। बीच में भी शायद एक दिन आपने क्वेश्चन बनाए थे, पीछे कुछ टाइम तो हो गया, देखो टाइम तो हो गया, बट इसके 4 हैं, आपको बता दूं 2 कर लिए 2 और 3, दोनों मॉड्यूल में स्कैनर में भी हैं, 2 आपके पेंडिंग है बैलेंस शीट